दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ख़ासकर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम कुछ इस तरह से इसको आज पढ़ेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के बारे में भी जान सकें और मुख्य परीक्षा में भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश पड़ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि जो भूवैज्ञानिक और विद्वान थे वो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले मानव की उत्पत्ति का आविर्भाव आर्यों से मानते थे, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिला तब उन्हें ये क्लियर हुआ कि नहीं, इससे बहुत साल पहले एक यहाँ पे सभ्यता पल्लवित हो विकसित हो चुकी थी। अब उसी के बारे में हम एक एक करके कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हड़प्पा टीले की। हड़प्पा टीले का जो सबसे पहले सर्वप्रथम 1826 में एक अंग्रेज व्यक्ति चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में खुलासा किया। उसका कहना था कि हड़प्पा स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने का उसे जानकारी मिला, लेकिन ये बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई और इसको लोग शायद सीरियसली नहीं लिए। फिर इस सभ्यता के रहस्य का उद्घाटन तब हुआ जब 1856 में कराची और लाहौर के बीच ब्रंटन ब्रदर्स रेलवे पटरियां बिछवाने का काम कर रहे थे। ये ब्रंटन ब्रदर्स जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन इनके नाम हैं और इन्होंने शक जाहिर किया कि नीचे कोई सभ्यता दबी हुई हो सकती है, लेकिन उस बात को भी इतिहासकारों या उस समय के विद्वानों ने सीरियसली नहीं लिया। फिर 1875 में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें हम भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं, ने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष को प्राप्त किया और कनिंघम को वहाँ से एक मुहर प्राप्त हुई और उस मुहर की जो लिपि थी, चूँकि हम पढ़ नहीं पाए इसलिए उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं पता चल सका और उसके बाद लगभग 40-50 वर्षों तक हड़प्पा सभ्यता का कोई उत्खनन नहीं हुआ। अब 1921 में जाकर उस समय के जो तत्कालीन पुरातत्व निदेशक थे सर जॉन मार्शल, उन्हीं के सहयोगी राय बहादुर दयाराम साहनी ने फिर से इस सभ्यता को या इस सभ्यता का उत्खनन करने का काम किया और उसके बाद सभ्यता प्रकाश में आई। अब आज तक 1921 से लेकर लगभग सिंधु सभ्यता के 1000 प्लेसेस के आसपास की जानकारी प्राप्त हो चुकी है और सबसे दुख की बात हम कह सकते हैं कि ये है क्योंकि उसकी लिपि हम आज तक नहीं पढ़ पाए, इसलिए हमें जो उत्खनन से प्राप्त सामग्री मिली उसी पे अंदाज़ा लगाकर हमने जानकारी हासिल की। पूरी जानकारी नहीं ज्ञात हो सकी, उसी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के उद्गम के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम के बारे में जितने भी विद्वान हैं उन सभी के अपने अपने मत हैं और उन सभी को जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास था वो एक नहीं बल्कि कई क्रमिक चरणों में हुआ। भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी और सिंधु
और उसकी अन्य नदियों के सहयोग से हड़प्पा सभ्यता में नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। अब इसमें ईरानी, बलूची संस्कृति का भारतीयकरण और प्राक हड़प्पा सभ्यता कालीन संस्कृति का भी समावेश हम देख सकते हैं, और ये सब मिलाकर हड़प्पा संस्कृति के विकास का कारण बने। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण की। तो इसमें भी आप लोग जानते हैं कि विद्वानों में एक राय नहीं है, सबके अलग अलग मत हैं, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति C14 के अनुसार हम इसका जो काल है वो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के आसपास या मध्य निर्धारित करते हैं। तिथि निर्धारण की ये जो वैज्ञानिक पद्धति है, इसकी खोज अमेरिका के प्रसिद्ध एक रसायन शास्त्री जिनका नाम था B.F. लीवी, उन्होंने 1946 में इसकी खोज की थी। इसमें होता क्या है, इसमें कार्बन पदार्थों की तिथि निश्चित करने का आधार उस पदार्थ में मिलने वाले कार्बन 14 के आधे जीवन की गणना को मानते हैं। प्रत्येक जो जीवधारी है उसका शरीर कार्बन 12 और कार्बन 14 से मिलकर बना होता है। मृत्यु या विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो बने रहता है, लेकिन कार्बन 14 का धीरे धीरे क्रमिक ह्रास होना शुरू हो जाता है, और जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। पदार्थों में कार्बन 14 की जो क्षय की प्रक्रिया है, इसको रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी भी कहा गया है। अब इस तरह इसका काल निर्धारण किया गया और उसकी ये C14 कार्बन पद्धति या मेथड था। अब हम बात करते हैं इसके भौगोलिक सीमा के और इसके प्रसार की बात करते हैं। तो इस सभ्यता का जो विस्तार है ये उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर यूरोप में नर्मदा के मुहाने पे स्थित दैमाबाद तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट सुतकागेंडोर से लेकर पूर्व में पश्चिम उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैला हुआ है, जो कि उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर और लगभग पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर तक है। अब इसका जो टोटल क्षेत्रफल है ये लगभग 12,000 या 1299600 वर्ग किलोमीटर है, और आप सब जानते हैं ये त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल है इसका आकार। सिंधु घाटी सभ्यता से अगर संबद्ध स्थलों की बात करें तो अब तक इसके कई स्थल उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, जिसमें हम मेन 9 सेंटरों की बात कर सकते हैं। ये जो 9 प्लेसेस हैं, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, हरियाणा, राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात, गंगा घाटी और काठियावाड़। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्वरूप की। इसका स्वरूप कैसा था, क्योंकि अक्सर जब मेंस में ये क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि स्वरूप में लिखा क्या जाए। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्वरूप को 3 तरह से हम इसके बारे में प्रकाश डाल सकते हैं। पहला, शांति जन्य ये सभ्यता थी। अब शांति जन्य सभ्यता कैसी थी, इसके जो उत्खनन से प्राप्त अवशेष हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान युद्ध के लिए जो प्रयुक्त होने वाली हथियारों की जो संख्या है वो काफ़ी कम, और घरेलू काम के लिए जो उपयोग में लाए जाते हैं उनकी संख्या ज़्यादा मिली है उपकरणों की। युद्ध के साक्ष्य इसमें बिल्कुल उपलब्ध नहीं होते हैं, और इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को शांति मूलक सभ्यता कह सकते हैं। दूसरा, नगरीय सभ्यता थी। उत्खनन से आप सभी जानते होंगे कि विशाल स्नानागार, अन्नागार
एवं विशिष्ट तरीकों से सड़कें एवं जो नालियां बनी हुई हैं उनका प्राप्त होना और सिंधु घाटी सभ्यता के ये सारी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्वरूप है उसको दर्शाती हैं। तीसरा कारण हम कह सकते हैं ये व्यापारिक सभ्यता थी, क्योंकि कालीबंगा से खेत जोतने के जो प्रमाण मिले हैं, सुरकोटडा से पशुपालन के प्रमाण जो मिले हैं, चन्हू दाड़ो में मनके बनाने का कारखाना, मिताथल में कुंभकारी के, तुर्कमेनिस्तान, सीरिया, ईरान में मुहर और बर्तन, हाथी दांत और छड़ों के उत्खनन प्राप्त हुए हैं। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता को व्यापारिक सभ्यता के रूप में दिखाते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के उद्गम की बात करते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम कैसे हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं का ये कहना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, उनको निर्धारण करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है कंकाल। सर्वाधिक कंकाल जो हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। एक अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता हैं जिनका नाम है कर्नल स्यूएल और डॉक्टर गुहा, ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए अस्थि पंजरों का काफ़ी अध्ययन किया है और इस अध्ययन के आधार पर वो लोग सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजातियों को 4 भागों में बांटे हैं। फर्स्ट आद्य ऑस्ट्रोलाइट, सेकेंड मंगोलियन, थर्ड भूमध्य सागरीय और फोर्थ अल्पाइन। सिंधु सभ्यता के अगर हम मूल में देखें तो भूमध्य सागरीय प्रजाति को ही हम उत्तरदायी मानते हैं और इसे ही आइबेरियन भी कहा जाता है। और द्रविड़ नाम की जो जाति है ये आइबेरियन प्रजाति की ही एक शाखा थी। इसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता के प्रशासनिक स्वरूप की बात करते हैं। इसमें भी विद्वानों के अपने अपने मत हैं। इसमें जो अंग्रेज विद्वान हैं हंटर और मैके, इनके अनुसार ये कहते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का जो प्रशासन है वो जनतांत्रिक पद्धति से चलता था। हड़प्पा संस्कृति का प्रशासन जनतांत्रिक पद्धति से चलाया जाता था। इसी तरह एक रसिया के विद्वान थे वीपी स्ट्रूवे, वे हड़प्पा प्रशासन को गुलामों पे आधारित मानते हैं। और स्टुअर्ट पी गॉथ, इनके अनुसार सिंधु सभ्यता की 2 राजधानियां थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, और इनकी जो शासन पद्धति थी वो पुरोहित संभालते थे। इस तरह काफ़ी विद्वानों में मतभेद है। अब हम अगर इसके नगर नियोजन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक बड़े बड़े भवन मिले हैं, जिसमें आप सब जानते हैं स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित के रहने के लिए जो आवास है वो। इसी तरह मोहनजोदाड़ो से सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। अगर हम देखें तो सिंधु सभ्यता के जो नगरीय मकान हैं उनको हम 4 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला नागरिकों के रहने के लिए मकान, दूसरा जो उन लोगों ने सार्वजनिक भवन बनाए थे, थर्ड जो सार्वजनिक स्नान कुंड था जहां सभी लोग आकर नहाते थे, और फोर्थ मंदिर और उनके धार्मिक स्थान। प्रत्येक मकानों में स्नानागार, अग्निकुंड, गंदे पानी और वर्षा जल को निकलने के लिए मोरियां, यहां तक कि कूड़ा रखने के लिए घिरौने भी बनाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता की काफ़ी विशेषता रही है। हड़प्पा सभ्यता की उन सारी विशेषताओं को अगर हम संक्षिप्त रूप में देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम उनके आर्थिक जीवन को देखेंगे। अगर हम उनकी आर्थिक जीवन को देखें तो सिंधु सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था वो काफ़ी सुदृढ़ था। इस सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था कृषि था, या एकमात्र कृषि था ऐसा कह सकते हैं। और सिंधु सभ्यता के लोग लगभग 9 अनाज के बारे में जान चुके थे और उसको उगाते थे, जिनका नाम गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास,
बाजरा, ये सब, ये 9 अनाज के वर्णन ज़्यादा मिले हैं कि पैदा करते थे। और आप सभी जानते होंगे कि सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। और यही कारण है कि यूनानी साहित्य में कपास को सिंडोन, यानी कि सिंडोन का मतलब होता है जिसकी उत्पत्ति सिंध में हुई, नाम दिया गया है। पशुपालन की बात करें तो सैंधव सभ्यता के लोग बहुत सारे पशु पालते थे, जिनमें बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, गैंडे, इस सब का नाम हम ले सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा उनका प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड दिखाई देता है। घोड़े के अस्तित्व का जो संकेत है वो मोहनजोदड़ो, लोथल और राणा घुंडई और सुरकोटदा से मिलता है। ऊंट की अस्थियां जो हैं ये कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। बाघ का जो अंकन है वो सिर्फ सिंध प्रदेश के स्थलों में ही हुआ है। इसके अलावा अगर कहीं हुआ है तो वो है कालीबंगा की मुहरों में प्राप्त हुआ है। वहाँ उसके कालीबंगा की जो मुहरें मिली हैं उस पे चित्र बने हुए हैं बाघ के। व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो इस सभ्यता के अंतर्गत आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों ही विकसित अवस्था में थे। वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी वो इनके व्यापार का आधार थी। आंतरिक व्यापार में अगर हम बात करें तो कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान, ये आदि क्षेत्र जो थे ये महत्वपूर्ण इनकी भूमिका थी। और अगर बाह्य व्यापार की बात करें तो मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी और मध्य एशिया आदि क्षेत्रों से इनका व्यापार होता था। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका अगर मेसोपोटामियाई अभिलेखों में देखें तो मेलुहा, मेलुहा का मतलब होता है सिंध क्षेत्र, उसका वर्णन मिलता है। और इससे यह भी पता चलता है कि जो उनका व्यापारिक संबंध था, अगर पूरा लेखों की बात करें तो पूरा लेख में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्र मिलते हैं, जिसमें एक का नाम है दिलमान, दिलमान यानी कि बहरीन द्वीप, और दूसरा माकन यानी कि ओमान। इन दोनों की चर्चा मिलती है कई जगह पे। और ये मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच का भाग था। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो आयात करते थे वस्तुएं वो कहाँ कहाँ से और कौन कौन सी चीज़ें करते थे। तो अगर प्रमुख रूप से देखें तो सोना अफगानिस्तान, फारस और कर्नाटक से करते थे। इसी तरह चांदी ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया से करते थे। तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से करते थे। टीन की बात करें तो ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। सेल कढ़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। इसी तरह हरित मणि होती थी, एक पत्थर था जो दक्षिण भारत से इसका आयात करते थे। शंख और कौड़ियाँ ये सौराष्ट्र से और दक्षिण भारत से करते थे। जो नील रत्न था ये बदख्शां यानी कि अफगानिस्तान से करते थे। इसी तरह शिलाजीत हिमालय क्षेत्रों से करते थे। फिरोजा ईरान से करते थे। लाजवर्द जो था वो बदख्शां और मेसोपोटामिया से इसका आयात करते थे। गोमेद सौराष्ट्र गुजरात से इसका आयात करते थे। स्टेरेटाइट एक पत्थर होता है, ये ईरान से इसका आयात करते थे। स्फटिक ये दक्षिण के पठार से और बिहार से इसका आयात करते थे। स्लेट जो था वो कांगड़ा से, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से इसका आयात करते थे। और सीसा लगभग 4 जगह थे उसके, ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत। इस तरह से यहाँ से ये चीज़ें आयात करते थे। अगर इनकी सामाजिक स्थिति की हम बात करें तो समाज की इकाई आप सभी लोग जानते हैं कि परंपरागत तौर पर परिवार थी। और परिवार में जो मातृदेवी की मूर्तियां मिली हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो समाज था वो मातृदेवी था। मातृदेवी यानी मातृ प्रधान समाज था, जैसे कि आज पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है। और खास खूबियाँ सामाजिक स्थिति में थी कि सामाजिक जो व्यवस्था थी वो
उसमें अलग अलग वर्ग दिखाई देते हैं, जिसमें जो मेन वर्ग है उसमें पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी ऐसे वर्ग थे, जिसमें पुरोहित जो थे उनका काफ़ी खासा स्थान दिया गया है। योद्धा वर्ग के अस्तित्व का वैसे तो साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन दस्तकारों में कुंभकारों का समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। भोजन और अगर वस्त्र की बात करें तो भोजन के रूप में इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, खजूर, साथ ही भेड़, सूअर, बकरी का मांस और मछली भी खाते थे। ये लोग घर के बर्तन के रूप में अगर देखें तो मिट्टी तथा धातु के कलश और तस्तरियाँ, प्लेट, गिलास, चम्मच इन सब आदि का प्रयोग करना सीख गए थे। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करते थे। पुरुष वर्ग जो था वो दाढ़ी और मूछ रखने के काफ़ी शौकीन था। इसी तरह अगर हम देखें तो तांबे से निर्मित दर्पण, जो तांबे से बनाया गया एक दर्पण मिला है, और कंघे, उस्तरे भी मिले हैं। ये सब सामग्री से इन लोग परिचित हो चुके थे। आभूषणों का भी प्रयोग करना सीख गया था यहाँ का मनुष्य, और मनोरंजन के लिए ये लोग पासे का खेल, नृत्य, चौगान, संगीत, ये सब, पशुओं की लड़ाई, ये सब का ये लोग इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ के समाधान पद्धति के बारे में करते हैं बात। समाधान पद्धति 3 प्रकार की थी: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान। अब इन 3 प्रकार के जो समाधान थे, इसमें जो पूर्ण समाधान था, इसमें पूरी तरह से शरीर को दफना दिया जाता था। आंशिक समाधान में पहले बॉडी को जंगल में रख दिया जाता था, बचे हुए को दफना दिया जाता था। और तीसरा दाह संस्कार, जिसमें संपूर्ण बॉडी को जला करके उसके जो राख होती है उसको जमीन में गाड़ दिया जाता था। अब हम लोग यहाँ के कला और साहित्य की बात करें तो इस सभ्यता के जो लोग थे उनमें विभिन्न प्रकार के कला दिखाई देती है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कांस्य कला, मृण मूर्तियाँ, मन का निर्माण बनाने का कला, ये सब ये लोग बना लेते थे और इसमें काफ़ी अग्रणी थे। यहाँ तक कि पक्की मीटों का भी प्रयोग करना इन लोगों ने सीख गया था। अब आलमगीरपुर से अगर हम देखें तो मिट्टी का एक बना हुआ नींव प्राप्त हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग कहीं कहीं पर पक्की मिट्टी का प्रयोग करने लगे थे। भारत में आप लोग ध्यान रखना कि चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। इस काल की मुहरों में भी अगर हम देखें तो प्राचीन शिल्पकारिता के एग्जाम्पल्स दिखाई देते हैं। अब हम मृद भांड की बात करते हैं। मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन। तो इस समय कुम्हार जो थे वो चौक पे तरह तरह के बर्तन बनाना सीख गए थे, जिनमें इस सभ्य जो लोग थे इस सभ्यता के, उसमें इसी कारण मैं पहले भी बताया आप लोगों की कुंभकार का ज़्यादा महत्व था। सिंध प्रदेश में अगर हम देखें तो भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी का, जिसको टेराकोटा कहते हैं, कि बड़ी बड़ी मूर्तिकाएं प्राप्त हुई हैं। मृण मूर्तियों की बात करते हैं। मिट्टी से निर्मित जो मृण मूर्तियां थीं उन्हें यहाँ उसकी काफ़ी संख्या में यहाँ पे उपलब्धता दिखाई देती है, जिसमें कि मानव के अतिरिक्त जो पशु पक्षी थे उनकी भी मृण मूर्तियाँ बनाई गई हैं। बहुत सारे पशुओं जानवरों की, इसलिए उन सब का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लगभग मैक्सिमम का। और स्त्री एवं पुरुष की मृण मूर्तियों में सर्वाधिक मृण मूर्तियां स्त्री की बनाई गई थीं। धातु मूर्तियों की बात करें तो धातु की बनी मूर्तियां मोहनजोदाड़ो, लोथल, चन्हुदाड़ो और कालीबंगा, इन चारों जगहों से बहुत सारी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। प्रस्तर की मूर्तियों की बात करें, प्रस्तर की मूर्तियां यानी पत्थर की मूर्तियां, तो प्रस्तर की मूर्तियां जो सर्वाधिक मिली हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं, और मोहनजोदड़ो में पुरोहित की मूर्ति मिली है।
इसी तरह हम लिपि की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो आज तक हम लोग पढ़ नहीं सके, लेकिन लेखन कला का आविष्कार वो लोग कर लिए थे, इस बात का पता चलता है। सिंधु लिपि में 65 मूल चिन्ह और लगभग 375 से लेकर 400 तक चित्राक्षर यानी कि जिसे पिक्टोग्राफ कहते हैं ऐसे प्राप्त हुए हैं। लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है और प्रत्येक अक्षर किसी न किसी ध्वनि का संकेत देता है। अधिकांश जो अभिलेख हैं वो छोटे छोटे हैं। सबसे बड़ा जो अभिलेख है वो लगभग 26 चिन्ह का है और यहाँ की जो लोग थे वो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, जिसको कि बोस्त्रोफेदेन कहा जाता था। अब हम बात करते हैं माप तौल की। तो इस काल के लोग माप तौल में 16 या उसी के श्रम संख्या को जानते थे और 18, 16, 64, 160, 320, 640 और 12,800 आदि तक की संख्या का कैलकुलेशन कर लेते थे। ये परंपरा आज तक चल रही है, अभी तक हम कह सकते हैं कि ये परंपरा चल रही है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण अवशेष मुहर की बात करते हैं। इस सभ्यता में जो मुहरें थीं वो बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार चारों प्रकार की मिलती हैं। अधिकांश मुहरों का जो निर्माण है वो ऐसा उत्खनन से प्राप्त जो सामग्री है उससे पता चलता है कि सेल खड़ी से किया गया है। इसके बाद हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुआ है जिस पे पशुपति शिव की आकृति बनी है। इससे ये पता चलता है कि वो लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे आदि देव के रूप में। मुहरों का सर्वाधिक जो प्रचलित प्रकार है वो चौकोर है। सर्वाधिक संख्या में मुहरें जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मुहरों पर शेर, ऊंट और घोड़े, इन तीनों का चित्रण कहीं नहीं मिलता है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक स्थिति की बात करें तो इस सभ्यता के जो लोग थे वो पशु, वृक्ष और मानव तीनों रूप में पूजा करना सीख गए थे। तीनों का ही महत्व था। उत्खनन से प्राप्त जो सामग्री है उसमें मातृ देवी की उपासना, पशुपति शिव की उपासना, लिंग पूजा, योनि पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, ये सब ये बताते हैं कि ये लोग, इन लोगों के धार्मिक आस्था लगभग सब में थी और इनके जो धार्मिक दृष्टिकोण का आधार था वो काफ़ी व्यवहारिक था। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र में भी ये लोग विश्वास करते थे। इस सभ्यता से स्वास्तिक चक्र के साक्ष्य मिले हैं जो लगभग हम कह सकते हैं कि संभवतः सूर्य पूजा का प्रतीक था। लोग यहाँ के यज्ञ से भी परिचित थे। पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते थे। पशुओं में कुबड़ वाला जो सांड है वो इस सभ्यता के लोगों के लिए काफ़ी पूजनीय था। हड़प्पा से पक्की मिट्टी की जो स्त्री की मूर्ति कला मिली है उसकी संख्या काफ़ी है। कालीबंगा, लोथल, बनवाली, इन सभी जगहों से अग्नि की वेदिका मिली है। सिंधु सभ्यता में बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं जिससे उनके अंधविश्वासों का भी पता चलता है। अब हम सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण प्लेसेस है उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। सिंधु सभ्यता, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सिंधु सभ्यता के जो अवशेष थे वो सबसे पहले हड़प्पा में प्राप्त हुए। इसी कारण इसका हड़प्पा सभ्यता भी नाम पड़ा और कई जगह बुक में हड़प्पा सभ्यता भी मिलता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि 1875 में कनिंघम को इस सभ्यता का ज्ञान उत्खनन से जो प्राप्त हुआ और उन्होंने इस दौरान जो एक अज्ञात लिपि पाई, मुहर पाई थी जिसकी लिपि को हम ज्ञात नहीं कर पाए। हड़प्पा पर तैयार की गई उनकी खुद की एक रिपोर्ट अलेक्जेंडर कनिंघम की, उस रिपोर्ट में उन्होंने हड़प्पा के खंडहर और टीलों का
खुद ही वर्गीकरण किया है, जिसमें उन्होंने टीला ए, टीला बी, टीला सी, टीला डी, टीला ई 5 प्रकार के टीलों में इसको बांट दिया है, जिसमें हड़प्पा में दुर्ग जो थे वो सबसे प्रमुख अवशेष के रूप में पाए गए हैं। हड़प्पा की बात करें तो ये रावी नदी के किनारे, आप सब जानते हैं, मांटगोमरी पाकिस्तान में है, जिसका सर्वप्रथम उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 में किया। यहाँ से जो महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए उसमें श्रमिक निवास, 16 भट्टियाँ मिली हैं, धोती पहने एक मूर्ति मिली है, कब्रिस्तान जिसका R37 नाम रखा गया है, शंख का बना एक बैल मिला है, कांसे का एक दर्पण मिला है, इसी तरह बर्तन पर मछुआरों का चित्र मिला है। दूसरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के बारे में आप जानते हैं, सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंट्स ऑफ द डेड। ये सिंधु घाटी जो सिंधु नदी है उसके किनारे लरकाना पाकिस्तान में इसकी जो उत्खनन है ये R.D. बनर्जी, रखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। यहाँ से जो महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए उसमें आप सभी जानते हैं जो इसकी खास विशेषता रही है स्नानागार, अन्नागार, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, कुम्हार के 6 भट्ठे मिले हैं, सूती कपड़ा मिला है, शतरंज की गोलियां मिली हैं, दाढ़ी वाला एक साधु मिला है, हाथी का कलश मिला है, कपाल है, पशुपति शिव के का अंकन किया हुआ एक मुहर मिला है। यहाँ का तीसरा स्थल सुतका गेंडोर की बात करें तो सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में, इसकी खुदाई ऑरेल स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने 1927 में की थी। यहाँ से नदी के तटीय व्यापारिक चौकी, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी और मिट्टी से बनी चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी तरह अगला प्लेस है आमरी। आमरी सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान में है, जिसकी खुदाई N.G. मजुमदार 1929 में और जॉर्ज एफ डेल्स ने 1963 और 79 में की थी। यहाँ से महत्वपूर्ण अवशेष, या यूं कहें कि ऐसा पहला स्थल है जहाँ से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह प्राप्त हुए हैं और परिवर्ती जो बाद की सभ्यता के जो अवशेष रह गए थे उसके भी चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसी तरह इसका अगला जो प्लेस है कालीबंगा। कालीबंगा को कई विद्वानों ने इसकी तीसरी राजधानी भी कहा है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। इसकी खुदाई या इसका उत्खनन अमलानंद घोष ने 1953 और 60 में किया था। यहाँ से जुते हुए खेत, बेलनाकार मुहर, पक्की मिट्टी का हल, सबसे पहले भूकंप का जो साक्ष्य वो यहीं से मिला है। अग्निकुंड, ऊंट की हड्डियाँ, कच्ची और अलंकृत ईंट मिले हैं। अगला जो प्लेस है देसलपुर। देसलपुर गुजरात में कच्छ जिले में है। यह इसकी खुदाई जो थी उत्खनन ए घोष ने की थी लगभग 1963 में। यहाँ से टेराकोटा की मुहरें मिली हैं, तांबे की मुहर मिली है, सेल खड़ी की मुहर मिली है। अब हम अगले प्लेस की बात करते हैं रोपड़ की। तो रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे, इसकी उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 to 54 में किया था। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियाँ मिली हैं और कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया गया है, उसका भी अवशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला बात करते हैं हम लोथल की। लोथल भोगवा नदी गुजरात में, इसकी यहाँ का उत्खनन रंगनाथ शर्मा ने किया था 1958 में। यहाँ से अन्नागार, सोने के सिक्के या मनके और मनके का कारखाना, गोदीबाड़ा, बंदरगाह, ऐसी सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अब हम अगले प्लेस आलमगीरपुर की बात करते हैं। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में, इसकी जो खुदाई थी यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की थी। यहाँ से रोटी बनाने के जो चौकी है वो प्राप्त हुई है और मनके का कारखाना भी मिला है, कटोरे के टुकड़े मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं इत्यादि। अब हम बात करते हैं धौलावीरा की। धौलावीरा जो है ये खादिर बेद नदी कच्छ गुजरात में है। इसकी उत्खनन का काम बीबी लाल 1959 में किए थे।
यहाँ से 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर के अवशेष मिले हैं। नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख मिला है और खेल का मैदान और पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति मिली है। बनवाली की बात करते हैं। बनवाली, किसी किसी बुक में इसका नाम बनवाली भी मिलता है या बनावली भी मिलता है। ये रंगोई नदी हरियाणा में हिसार जिला में है। इसके उत्खनन का काम RS बिष्ट ने 1973 में किया था। यहाँ से सुव्यवस्थित अपवहन तंत्र है उसका प्रमाण मिला है। स्वर्ण पट्टी मिली है, मिट्टी के मनके मिले हैं, तांबे की बनी मछली पकड़ने की बंसी मिली है, मिट्टी के बने हल मिले हैं। ऐसे बहुत सारे अवशेष मिले हैं। इसी तरह हम अगले प्लेस की बात करते हैं, मिताथल। मिताथल हरियाणा के भिवानी नामक स्थान पे है। यहाँ की खुदाई सूरजभान ने की थी। यहाँ से तांबे की खुलाड़ी और संस्कृति के तीनों स्तर के लगभग प्रमाण मिले हैं। और इस प्रकार आज भी यहाँ की खुदाई जारी है और लगभग जैसा कि मैंने आपको बताया कि हजारों प्लेसेस के बारे में खुदाई की जा चुकी है। लेकिन जब 2012 में राखीगढ़ी की जब खुदाई की गई तो उसके अनुसार विद्वानों ने ये बताया है कि राखीगढ़ी अभी तक का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा प्लेस है। सिंधु घाटी सभ्यता के अब पतन की बात करते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी सुव्यवस्थित, कैसे इसका पतन हुआ। तो इसमें भी विद्वानों को लेकर काफ़ी मतभेद है। सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में विद्वानों का मानना है कि इसके लिए कोई एक कारक को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बहुत सारे कारण मिलकर और अलग अलग प्लेसेस के लिए अलग अलग कारण इसके निर्धारित किए गए हैं। लेकिन बहुत सारे जो विद्वान हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, उन्होंने अपने अपने इसके बारे में पतन के लिए मत दिए हैं, जिसमें गार्डन चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार वो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो बाह्य आक्रमण या आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। इसी तरह जॉन मार्शल, मैके और SR राव के अनुसार इसका जो जिम्मेदार था वो बाढ़ को मानते हैं। बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। इसी तरह ऑरेल स्टाइन और AN घोष का मानना है, वो लोग जलवायु परिवर्तन को इसके पतन का कारण मानते हैं। इसी तरह LR साहनी भूगर्भिक परिवर्तन को मानते हैं और जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता को भी इसका कारण मानते हैं। और KUR केनेडी नामक जो पुरातत्ववेत्ता हैं, ये प्राकृतिक आपदा को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। जो भी हो, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ये बहुत सारे कारण रहे होंगे और जितने भी इसके प्लेसेस हैं उनके अगर अध्ययन करें हम तो ये सारे कारण कहीं ना कहीं अलग अलग स्थलों के लिए सही जान पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी विकसित सभ्यता थी उससे हमने क्या सीखा या भारतीयों को इसकी क्या देन हम कह सकते हैं। तो इस सभ्यता की जो देन है वो भारतीय धर्म, कला कौशल, रहन सहन, अपनी लिपि, ये सब पे छाप छोड़ती है। विज्ञान के विकास में भी इस सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान हम कह सकते हैं। इस सभ्यता में जो प्रचलित धारणाएं हैं, विश्वास हैं, निरंतरता है, ये आज भी ऐतिहासिक काल में भी विद्यमान दिखाई देती है। अगर हम इनको संक्षिप्त रूप में अगर जानने की कोशिश करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल प्रणाली, नगर नियोजन प्रथा, बहुदेववाद का जो प्रचलन था, मातृदेवी की पूजा, लिंग पूजा, वृक्ष पूजा, योग का जो प्रचलन था, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चक्र, पशुओं का जो धार्मिक महत्व था, ताबीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग, बहुफसली जो कृषि सभ्यता थी, 2 तरह की फसलें उगाते थे, वेशभूषा, रहन सहन, बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी, आंतरिक और बाह्य व्यापार, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख देन है। और जो ये इनका नगरीय प्रबंधन था
और जो ये स्वच्छता पर जो विशेष ध्यान दिए थे, ये आज की स्मार्ट सिटीज की अवधारणा को बताती है। आज जो हम स्मार्ट सिटी की अवधारणा विकसित किए हैं वो कहीं ना कहीं उस समय में ये विद्यमान थी, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी विकसित सभ्यता थी, और उस समाज के जो लोग थे, सभ्य लोग थे और काफ़ी विकसित थे। युद्ध में उनका कोई दिलचस्पी नहीं था, सिर्फ व्यापार और विकास पर। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।